नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव नतीजे के बाद पूरे देश भर में खूब चर्चा होने लगी कि एनडीए की जबरदस्त प्रचंड जीत हुई है और एनडीए के जनाधार, उसके जन समर्थन की लोग तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कई लोग आरोप भी लगाते जा रहे हैं कि नहीं, दरअसल कुछ गड़बड़ मामला है, कुछ वोट चोरी का मामला है। साथ ही साथ महागठबंधन की जो बुरी हालत हुई, इतनी दुर्गति हुई चुनाव में, उसका लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, हंस भी रहे हैं कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन देखिए किस तरह से उन लोग को तो जन समर्थन प्राप्त ही नहीं था। पार्टी का हाल बुरा हो चुका है, खासतौर पर अगर आरजेडी की बात करें। और पार्टी का हाल बुरा होने के बाद लालू परिवार में जबरदस्त कलह हो रही है। तो कई ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से वहां बिहार के लोगों से, बिहार के लोगों के बीच में जाकर बातचीत करने की कोशिश की गई कि आप लोग किस तरह के टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आप लोगों के बीच में सबसे पसंदीदा टॉपिक क्या है जिस पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग बातचीत या अपनी राय देते नजर आए, लेकिन हमारी तरफ से 10 ऐसे टॉपिक को छांटा गया है जिस पर वहां की जनता इस वक्त बातचीत कर रही है। और 1 से 10 नंबर तक का जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम आपको बातचीत बताएंगे। साथ ही साथ 1 नंबर का जो टॉपिक वहां पर कौन सा चल रहा है, चर्चा का जो सबसे बड़ा विषय है वो कौन सा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर 10वें नंबर टॉपिक की बात करें तो इस वक्त वहां पर वहां की जनता बातचीत कर रही है कि तेज प्रताप बदला लेंगे। तेज प्रताप यानी कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। और उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि लालू जी यदि मुझे आदेश दें, यदि कहें तो जयचंदों को 2 मिनट में 2 मिनट में उन्हें दुरुस्त कर देंगे। ये दरअसल हुआ ऐसा कि जब आरजेडी की तरफ से जब हार हुई और रोहिणी आचार्य जब रोते बिलखते हुए घर से बाहर निकल रही थी, तेजस्वी यादव के ऊपर उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। इसके बाद तेज प्रताप बौखला गए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि लालू जी यदि आदेश दें तो तुरंत जयचंदों को भी दुरुस्त कर देंगे। मतलब साफ तौर पर कहना था कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहने वाले जो कुछ लोग हैं, खासतौर पर संजय यादव के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, ऐसे लोगों को वो जयचंद कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव। और उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से घर में कलह हुई है, घर में पार्टी बिखराव है ना, पार्टी पूरी तरह से टूट गई। वैसे तेज प्रताप अब आरजेडी में है नहीं, उन्होंने खुद की अपनी जेजेडी पार्टी बना ली है, लेकिन परिवार को लेकर उनका स्टैंड अभी बहुत कड़ा दिख रहा है, एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बाकायदा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई अपने माता पिता की सुरक्षा को लेकर कि उनकी तबीयत खराब है और उनके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ढेर सारे आरोप इस वक्त चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पार्टी पर कब्जा उन्होंने कर लिया है, परिवार को साइडलाइन कर दिया गया है। और इन्हीं सब वजहों से तेज प्रताप यादव जब रोहिणी आचार्य जब रोते बिलखते घर से बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि जयचंदों को दुरुस्त कर देंगे। तो लोग बातचीत कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो विलेन बन गए परिवार के लिए, लेकिन अब तेज प्रताप यादव हो सकता है कि बदला लेंगे और हो सकता है कि परिवार में उनका एक स्टैंड बहुत ही मजबूती के साथ दिखे। अब इस पर कितनी चीजें सही होंगी या गलत होंगी तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन 10वें नंबर का टॉपिक हमारी तरफ से रखा गया जिस पर वहां की जनता बातचीत कर रही है। अब चलिए 9वें नंबर की बात करें। कौन सा ऐसा टॉपिक है 9वें नंबर पे जो इस वक्त वहां की जनता बातचीत कर रही है। तो 9वें नंबर पर राजपूत समाज के जीते हुए प्रत्याशियों के बारे में बातचीत हो रही है। चूंकि आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव नतीजे में सबसे ज्यादा अगर जाति विशेष की बात करें, वैसे अगर दलित एससी समुदाय को देखा जाए तो वहां सबसे ज्यादा उनकी तरफ से है ना जीत का रिकॉर्ड बनाया गया है। लेकिन एक प्रॉपर जाति की बात करें तो राजपूत समाज की तरफ से सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीतने में सफल रहे हैं। और इस बात की चर्चा बिहार की जनता के बीच में हो रही है कि राजपूत ने बहुत ही दमदार तरीके से अपनी वापसी की है और किस तरह से सीटों में इजाफा तो किया ही, साथ ही साथ अधिक से अधिक सीटें जीतकर एनडीए को मजबूत करने का काम राजपूत समाज की तरफ से किया गया है। और ये जो चर्चा हो रही है राजपूत समाज के बीच में ही नहीं बल्कि राजपूत समाज से बाहर भी लोग बातचीत कर रहे हैं कि राजपूत समाज ने अपनी एकता और किस तरह से उन्होंने है ना उन्होंने अपने दम पर कह सकते हैं कि उन्होंने 32 सीटों को निकालने का काम किया है। एक बाकायदा जो कॉम्बिनेशन एनडीए की तरफ से दिया गया था उसमें राजपूत वोटर्स का एक बड़ा रोल दिखा और 32 सीटों पर उन्होंने एक तरह से 32 सीटें जीतकर एनडीए की झोली को बहुत ही मजबूत किया।
इस पर भी वहां की जनता खूब बातचीत कर रही है, और कि सबसे ज्यादा राजपूत जो प्रत्याशी जीते हैं, किस तरह से एनडीए को राजपूत समाज की तरफ से मजबूत किया गया। अब चलिए 8वें नंबर टॉपिक की बात करते हैं। तो 8वें नंबर टॉपिक पर ज्योति सिंह का नाम आ रहा है। ज्योति सिंह काराकाट से वैसे तो हार गई हैं, तीसरे पोजीशन पर थी, उनकी वजह से महाबली सिंह नहीं जीत पाए, और अरुण सिंह वहां से जीत गए सीपीआई-एमएल से। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी महाबली सिंह हार गए। लेकिन ज्योति सिंह इसके बाद भी बिहार की जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि ज्योति सिंह जीत जाएंगी, लेकिन ज्योति सिंह अब इसलिए चर्चा में आ रही हैं कि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज्योति सिंह कैसे हार गई। लेकिन ज्योति सिंह के जब वोट को देखें तो वो तीसरे पोजीशन पर है, यानी कि जीतने की चीजें चल तो रही थी, उनके फेवर में चल रही, जीत जाएंगी, लेकिन अभी बहुत कुछ हमें ऐसा लगता है कि काराकाट में ज्योति सिंह को काम करने की जरूरत है। इस हार को लोग कह रहे हैं कि इस हार को ऐसा ना समझें ज्योति सिंह की उनकी हार हो गई, इसके बाद वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती। अभी उनको और भी काराकाट में बने रहने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। साथ ही साथ ज्योति सिंह की तरफ जो आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं, पवन सिंह अपने पति के ऊपर, साथ ही साथ है ना, और भी कई लोगों के ऊपर जो उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें साथ में ज्योति सिंह लगातार जो जीतने का उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था, इस सारी चीजों की चर्चा लगातार बिहार की जनता में इस वक्त चल रही है। और ज्योति सिंह के लिए कई लोगों ने सहानुभूति भी एक तरह से दिखाते हुए नजर आए कि ज्योति सिंह को जीतना चाहिए था। और जिस तरीके से पवन सिंह के है ना, उनके पति की तरफ से ज्योति सिंह के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए, इसके बाद भी चुनाव में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और वाकई में ज्योति सिंह ने काराकाट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। भले वो हार गई हों, लेकिन उनका प्रदर्शन वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पूरे काराकाट की राजनीति को घुमा दिया, और आज भी पूरे बिहार की जनता में ज्योति सिंह के बारे में जो चर्चा हो रही है, ये बहुत ही खास बात है ज्योति सिंह के लिए। इसलिए कई लोग कहते नजर आए कि ज्योति सिंह के लिए शुरुआत है, उन्हें अभी और भी काम करने की जरूरत है, और जनता का आशीर्वाद उनको मिला है, और आगे भी हो सकता है कि अगर इसी तरह से वो काम करती रही तो हो सकता है कि बड़ी बात नहीं है कि अगली बार उनकी एक बड़ी जीत हो सकती है। तो 8वें नंबर के टॉपिक के आधार पर ज्योति सिंह का नाम इस वक्त चल रहा है। चलिए अब 7वें नंबर की बात करते हैं। 7वें नंबर का टॉपिक क्या है? तो वोट चोरी को लेकर लोग है ना, कई लोग तो बहुत ही गंभीरता से कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया और एनडीए की इतनी बड़ी जीत नहीं हो सकती है, इस पूरा वोट चोरी का मामला है। लेकिन कई लोग वोट चोरी को लेकर मजाक भी उड़ा रहे हैं कि अब हार गए तो वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि हार को स्वीकार करना चाहिए और बहुत ही ईमानदारी से इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वोट चोरी को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उसमें पूरी तरह से बिहार की जनता इस वक्त कई धड़ों में बंट चुकी है। एक धड़ा जिन्हें लगता था कि महागठबंधन की जीत होगी और वहां पर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, वैसे लोग निराश हैं। उनका सीधे तौर पर, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं सोच रहे हैं, सीधे तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। जबकि बहुत ही अगर चुनाव को अगर ध्यान से देखें, बिहार की चुनाव को, तो बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही ढंग से चुनाव कराया गया। कहीं कोई हिंसक झड़पें नहीं हुई, कोई घटनाएं नहीं हुई, और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव को संपन्न कराया गया चुनाव आयोग की तरफ से। वोट चोरी का जहां आरोप लग रहा है, तो सीधे तौर पर जो एक और जनता, दूसरी तरफ की जनता कह रही है कि जब हार गए तो ईवीएम, वोट चोरी और चुनाव आयोग का बहाना तो लेंगे ही लेंगे। तो इस तरह से एक मजाक भी चल रहा है, वोट चोरी के आरोपों पर लोग मजाक करते हुए दिख रहे हैं। और 7वें नंबर का टॉपिक है, लेकिन है ना, वोट चोरी का जब बहुत ज्यादा लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। 6ठे नंबर का जो टॉपिक हम आपको बताते हैं, जिस पर बिहार की जनता जो बात कर रही है, वो है आरजेडी की महिला जो प्रवक्ता है। खास तौर पर अगर प्रियंका भारती, कंचना यादव की बात करें, तो इन सब जो महिला प्रवक्ता हैं, इन पर भी बहुत लोग इस वक्त मजाक उनका भी चल रहा है। मजाक कई लोग उड़ा रहे हैं, कई लोग गुस्सा भी कर रहे हैं कि इन लोगों की वजह से ही आरजेडी की हार हुई। जिस तरीके से टीवी डिबेट में बैठकर, है ना, बहुत ही निम्न लेवल की भाषा का, और उनकी भाषा शैली को देखें तो बहुत ही निम्न लेवल की शैली का वो इस्तेमाल करते नजर आए, और इससे पार्टी की दुर्गति हुई। पार्टी का जो एक तरह से पार्टी का जो मापदंड है ना, जो पैमाना होता है किसी को चेक करने का, उसमें बहुत नीचे खिसकती चली गई। और इन प्रवक्ताओं ने पूरी तरह से टेलीविजन डिबेट में जहां भी जा रही थी, पार्टी के लिए एक तरह से
इन्होंने बहुत ही शर्मिंदगी जैसी स्थिति बना दी थी। पब्लिक इन लोगों की बातों से बहुत ही नाराजगी महसूस करती थी और ऐसा लगता था कि जिस पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहे हो, गाली गलौज वाली भाषा इनका हो और ढंग से अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं रख पा रहे हो, ऐसे लोगों को प्रवक्ता कैसे बना दिया गया। तो कुछ महिला जो प्रवक्ता हैं, खासतौर पर प्रियंका भारती को लेकर बहुत ही जबरदस्त लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उनके पुराने जो वीडियो निकाल निकाल कर, उनके जो दावे हैं निकाल निकाल कर दिखाया जा रहा है। साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हारने के बाद भी लोग सुधर नहीं पा रहे हैं, अभी भी उसी तरह से बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रियंका भारती जैसे जो प्रवक्ता है या कंचना यादव जैसे जो प्रवक्ता है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि आरजेडी हार गई। तो ये तमाम ऐसी चीजें आम जनता के बीच में जो है ना, कुछ लोग काफी गुस्सा होते भी नजर आए कि ऐसे लोगों को कैसे रख लिया गया प्रवक्ता, इन लोगों ने पार्टी का पूरी तरह से नैया डुबो दिया। तो महिला प्रवक्ता, खासतौर पर 2-3 जो प्रवक्ता, इनके नाम को लेकर बाकायदा लोगों में बड़ी नाराजगी दिखी और साथ ही साथ इन प्रवक्ताओं को लेकर लोगों ने मजाक भी खूब उड़ाया कि अभी भी लोग उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे लोग जीत गए। चलिए छठे नंबर के बाद अब 5वें नंबर टॉपिक की बात करते हैं। तो 5वें नंबर का जो टॉपिक इसमें निकल कर आया, हम लोग जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हमारी तरफ से जो इसमें दिया गया कि ये 5वें नंबर का टॉपिक हो सकता है, अनंत सिंह की रिहाई को लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं कि अनंत सिंह तो जीत गए, पहले भी कहते रहे कि वो जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और जीत भी गए। अब लेकिन अब इस बात को लेकर अनंत सिंह के समर्थकों में एक बातचीत चल रही है कि अनंत सिंह की रिहाई कब होगी, जल्दी उनको रिहाई मिलेगी। बाकायदा बहुत ही जोश और उत्साह में अनंत सिंह को लेकर उनके समर्थक हैं। कई लोग इस बात को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनंत सिंह अगर जेल में ही रह जाएंगे तो शपथ कैसे लेंगे, और अगर शपथ नहीं लेंगे तो क्या उनकी विधायकी रह पाएगी नहीं रह पाएगी। तो देखिए इसमें तो एक बात ये भी है, कई लोग जो कहते नजर आए नहीं 6 महीने तक तो आराम से वो रह सकते हैं, 6 महीने तक अगर कार्यवाही से अगर गायब रहे तब उनकी विधाई की जा सकती है, लेकिन शपथ लेने के लिए 6 महीने के अंदर वो कभी भी शपथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस दिन शपथ नीतीश कुमार लेंगे उसी दिन, या फिर जब कार्यवाही होगी विधानसभा की उसमें शपथ लेनी होगी उस दिन को शपथ लेना जरूरी है, सेम डे ही, ऐसा नहीं। 6 महीने के अंदर वो कभी भी शपथ ले सकते हैं। हो सकता है कि शपथ जब लेने का वक्त हो तो उन्हें जेल से कुछ समय के लिए रिहा किया जाए, या हो सकता है कि इस केस में जो अभी चूंकि चार्जशीट अभी दाखिल नहीं किया गया है तो उम्मीद लोगों को ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह इस पूरे मामले में निर्दोष थे, तो इसलिए चार्जशीट दाखिल करने वाली कोई बात ही नहीं है, इसलिए वो आराम से रिहा हो जाएंगे। कोई केस उनके ऊपर बन नहीं रहा है फिलहाल, इसलिए चार्जशीट पुलिस की तरफ से भी दाखिल नहीं किया गया है। इस बात की भी चर्चा बहुत ही जोरों से हो रही है और खासतौर पर अनंत सिंह के जो समर्थक है वो ज्यादा इस पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी बहुत उत्सुकता बढ़ी हुई है कि अनंत सिंह की रिहाई कब होगी। चौथे नंबर की जो चर्चा इस वक्त बिहार की जनता के बीच में है, नीतीश कुमार का फिर से शपथ लेना। गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, फिर से वो सीएम बनेंगे। लेकिन और साथ ही साथ जो चर्चा हो रही है कि डेप्यूटी सीएम कौन बनेंगे, क्या सम्राट चौधरी को रिपीट किया जाएगा, विजय कुमार सिन्हा को रिपीट किया जाएगा, एलजेपी की तरफ से किसे आगे किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार तो होंगे ही, सम्राट चौधरी भी होंगे, हो सकता है विजय कुमार सिन्हा को भी रिपीट किया जाए, या हो सकता है किसी दूसरे नेता को बीजेपी से रिपीट किया जाए, और एलजेपी की तरफ से राजू तिवारी को हो सकता है कि डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। तो 3 डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है। इस तरह की संभावना, इस तरह का दावा किया जा रहा होगा या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस तरह की चर्चा भी खूब हो रही है कि नीतीश कुमार तो सीएम बन गए, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर किस पर मुहर लगेगी। कई लोग बस संभावना के आधार पर दावा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी बनेंगे, विजय कुमार सिन्हा बन जाएंगे बीजेपी से, तो और एक राजू तिवारी को हो सकता है कि एलजेपीआर से डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन होगा नहीं होगा इस पर भी लोग खूब चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा खूब हो रही है और इसीलिए चौथे नंबर पे चर्चा बनी हुई, ज्यादातर लोग इस पर चर्चा करते नजर आए। और तीसरे नंबर की जो चर्चा है वो महागठबंधन की हार जिस तरह से हुई, महागठबंधन जिस तरह से हार गया, कांग्रेस की बुरी हार हुई, आरजेडी की बुरी हार हुई, वीआईपी तो सुपड़ा, उसका तो खाता ही नहीं खुला, लेफ्ट की बहुत ही हालत खराब हुई। तो इस पर भी लोग बहुत मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं कि ऐसी दुर्गति तो इस महागठबंधन का होना ही तय नहीं था, और वाकई में जिस तरीके से एनडीए की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया उसे महागठबंधन तो कहीं टिका ही नहीं। इसका मजाक लोग इसलिए उड़ा रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से दावा किया जा रहा था, तमाम तरह के प्रपंच
रचे गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सारी चीजें फेल होती नजर आई और इसके बाद भी महागठबंधन को जीत नहीं मिल पाया। तो इन सब चीजों को लेकर एक है ना आम जनता के बीच में तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोग मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग विश्लेषण करते नजर आए। कई लोगों को कहना है कि अब तो कुछ भी कह लें, 5 साल तक जो कह लें, ईवीएम खराब हो गया तो वोट चोरी हो गया, लेकिन 5 साल तो अब पूरी तरह सत्ता से बाहर हो गए। तो इस तरह की बातें जो हमारी तरफ से तीसरे नंबर का जो टॉपिक है, बिहार की जनता के बीच में ये चीजें बनी हुई है जिस पर लोग खूब बात कर रहे हैं। चलिए अब 2 नंबर टॉपिक की बात करते हैं। तो 2 नंबर टॉपिक इस वक्त बिहार में चल रहा है, लालू परिवार में जो कलह चल रहा है, कलह को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। अलग अलग चैनल्स वाले, अलग अलग जो छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी तरफ से मिर्च मसाला लगा लगा कर जो लालू परिवार के कलह की खबरें दिखा रहे हैं, इसको लेकर भी लोग खूब मजा ले रहे हैं। मजा इस तरीके से ले रहे हैं कि लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है ना, और पूरी तरह से पार्टी पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को परेशान किया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब है। इसके बाद लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव पूरी पार्टी पर कब्जा रख करके परिवार को साइडलाइन कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि पार्टी में परिवार का दखल नहीं होना चाहिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर खूब इस वक्त लोग चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग तरह की जो खबरें दिखाई जा रही है मीडिया के जरिए, चाहे वो टेलीविजन पे दिखाई जा रही हो या फिर यूट्यूब चैनल के जरिए दिखाई जा रही हो, इस पर है ना इस सब जानकारी लेने की बहुत कोशिश लोग कर रहे हैं। और लोग थोड़ा मिर्च मसाला टाइप की जो खबरें हैं लालू परिवार के कलह को लेकर, उसे लोग ज्यादा उस पर लोग बातचीत कर रहे हैं। असलियत बस इतना ही है कि आरजेडी के हारने के बाद तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच में बहसा बहसी हुई। वहां पर क्या बात हुई, किस तरह की बहसा बहसी हुई, कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, जब रोहिणी आचार्य बाहर निकली तो उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, साथ ही साथ घर से निकाल देने के आरोप लगाए कि उन्हें घर से निकाल दिया गया, वो पार्टी और परिवार से अपना नाता तोड़ रही हैं। इन सब चीजों को लेकर लोग खूब अलग अलग तरह की बात करते नजर आए कि लालू और राबड़ी देवी का परिवार पर पूरी तरह से कंट्रोल खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव पूरी तरह से है ना परिवार पर कंट्रोल रखे हुए हैं और अपने तरीके से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पार्टी को चला रहे हैं। उधर तेज प्रताप भी पूरी तरह से भभके हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त दूसरे नंबर पर वहां पर एक बड़ा टॉपिक बना हुआ है, लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं। चलिए नंबर 1 की बात करते हैं। अभी भी देखिए नंबर 1 जो टॉपिक बना हुआ है बिहार की जनता के बीच में, बाहर भी लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं कि बिहार चुनाव नतीजा, इस पर लोग अभी भी चर्चा कर रहे हैं। सबसे खास बात है, चर्चा कैसे कर रहे हैं, कौन कहां से जीता, कौन किस जाति का है, उस फला सीट पर जो जीता है उस प्रत्याशी को कितना वोट मिला, कितने वोट से हरा, एक तरफा जीता है ना, पहले क्या हवा थी और कैसे जीत गए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। चुनाव नतीजा, सभी को पता है कि चुनाव नतीजा में क्या हुआ। एनडीए की प्रचंड जीत हुई, महागठबंधन बुरी तरह से हार गया। एमआईएम भी जैसा पिछली बार उसने प्रदर्शन किया था इस बार भी किया। बीएसपी को पिछली बार भी 1 सीट आया था, इस बार भी 1 सीट आ गया। ये सब चीजें देखिए सेम है, लेकिन इसमें अगर कुछ अलग से अलग तरह का चीज है तो क्या है, तो बीजेपी का सीट बढ़ना, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरना, और जनता दल यूनाइटेड को जबरदस्त सीट का इजाफा हुआ और आरजेडी बहुत ही बुरी तरह से लुढ़क गई, 25 सीटों पर आ गई। कांग्रेस भी बहुत बुरी तरह से है ना, बहुत बुरी तरह से उसकी हार हुई। वीआईपी का तो खाता ही नहीं खुल पाया, लेफ्ट का बहुत ही बुरा प्रदर्शन हुआ। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोग अभी भी बातचीत कर रहे हैं और लोग इस बात को जानना सबसे ज्यादा इस वक्त चाह रहे हैं। बिहार की जनता में इस वक्त लोग सबसे ज्यादा यही बात जानना चाहते हैं कि इस चुनाव नतीजे का मतलब क्या है, मतलब बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया एनडीए को, इसका मतलब क्या है। मतलब साफ है कि बिहार की जनता ने ये जो मैंडेट दिया है बिहार के विकास पर दिया है, नीतीश सरकार के काम पर दिया है। और बीजेपी जिस तरह से इस एनडीए में एक बड़ी और मजबूत पार्टी के तौर पर बनी हुई है और एनडीए को मजबूत तरीके से चलाने का काम बीजेपी कर रही है, तो लोगों को बीजेपी, नीतीश कुमार है ना, साथ ही साथ आरएलएम, एलजेपीआर, हम का जो ये गठबंधन है, इस पर लोगों का भरोसा जागा। सिर्फ बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं, बल्कि जितनी भी पार्टियां इसमें थी, 5 पार्टियां थी, इन 5 पर जनता ने भरोसा जताया और उन्हें ऐसा लगा कि महागठबंधन से कहीं ज्यादा अच्छा है कि एनडीए को ही हमेशा मजबूत बनाकर रखा जाए। इस तरह की बातें चल रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि
इतना बेहतर नतीजा कैसे आ सकता है, इतनी सीटें कैसे आ सकती है, 90% जीत का स्ट्राइक कैसे हो सकता है, तरह तरह के लोग आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन नंबर वन जो टॉपिक है, विषय है जिस पर बिहार की जनता, बाहर के लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो है बिहार चुनाव नतीजे का वो विश्लेषण करते नजर आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सबसे ज्यादा लोग चर्चा भी करते नजर आ रहे हैं। तो ये 10 टॉपिक हमारी तरफ से बताया गया। ये हमने ऐसे ही इस टॉपिक को यहाँ पर लिख नहीं दिया, बल्कि हमने लोगों से बातचीत की है और हजारों लोगों से बातचीत की है। हमारा यही काम ही है ना। इंडिया रिपोर्ट इस तरह का ही काम करती है, लोगों का जनमत संग्रह करती है, उसके आधार पर हम लोग कुछ चीजें बनाते हैं, इसके बाद कैलकुलेट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये हमारी तरफ से जो चीजें जो 10 टॉपिक तैयार किया गया, जनता से बातचीत करने के बाद तैयार किया गया कि देखिए इस तरह की बातचीत चल रही है बिहार की फिजा में, और लोग क्या क्या बातचीत कर रहे हैं बिहार चुनाव नतीजे के बाद, उसको लाने की कोशिश हमारी तरफ से की गई थी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। तो आप लगातार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट। नमस्कार।